हेलो दोस्तों। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन की थी, मास्टर युवांग जैसे ही विजिंग की आंखों में देखते उसे फ्यूचर में होने वाली घटनाएं दिखने लगती है। वैसे ही वो विजिंग का हाथ पकड़कर अपनी ओर करीब खींच लेते हैं, जिससे वो विजिंग में कौन सी ऐसी पावर है ये चेक करते हैं। और चेक करने के बाद उसे कोई पावर नहीं दिखती है तो वो विजिंग को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं, जिसमें विजिंग कुछ रिएक्ट करने वाली होती है। जैसे वैसे ही मास्टर उसे सॉरी बोल देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर अपने भाई को बुलाते हैं, अपने भाई से कहते हैं कि ये लड़की में कुछ तो अजीब है। तो उसका भाई कहता है हो सकता है यही फियोनिक्स हो जिसने आपकी पावर को तोड़ दिया, क्योंकि तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं है जो आपके लगाए गए शील्ड को तोड़ सके। फिर लड़की कैसे तोड़ दी, ये दोनों बात डिस्कस करते ही रहते हैं। तभी युआन कहता है नहीं, ये हो ही नहीं सकती कि ये लड़की में फियोनिक्स हो, क्योंकि ये लड़की एक नॉर्मल मॉर्टल पर्सन की तरह, इमॉर्टलिटी इसमें तो है ही नहीं, और जिस पर्सन में इमॉर्टलिटी नहीं है वो फियोनिक्स कैसे हो सकती है। अब हमें एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डिमोन वाला जो पत्ती होता है उस मोटे लड़के के दिमाग में घुस जाता है, जिससे डिमोन उस पर कंट्रोल कर सके। अगले दिन का मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अभी भी मास्टर युवांग की नज़र बीजिंग पे ही होती है। वो बीजिंग की एक्टिविटी को नोटिस कर रहे होते हैं। अभी दौड़ते दौड़ते आगे जाकर मोटा गिर जाता है और वो मोटा युआंग को देखने लगता है। फिर वो सीन मास्टर का सीन डिमोन देख लेता है। डिमोन के साथी को मास्टर के बारे में कुछ नहीं पता था, तो डिमोन किंग उसके साथी को बहुत ज़्यादा सुनाता है। अब अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि सारे बच्चे एक्सरसाइज करके थक चुके थे। ये तभी चौथी राजकुमारी विजिंग को पैर दबाने के लिए बुलाती है, जिससे वो चली जाती है और सारे बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो कैसे जा सकती है। तभी मास्टर युआंग आते हैं, जिसे देखकर चौथी राजकुमारी माफ़ी मांगती है और सजा के तौर पे मास्टर उसे 3 बार और चक्कर लगाने को बोलते हैं। साथ ही साथ बीजिंग को भी कहते हैं। तो बीजिंग कहती है कि मैं क्यों जाऊँ। तो मास्टर कहते हैं इस एकेडमी में सब एक स्टूडेंट है और तुम्हें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में रखनी चाहिए। जब जा रही होती है तभी भी मास्टर उसी को देखते रहते हैं। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर सभी को ट्रांसपोर्टेशन मेथड सिखा रहे होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जादू से कैसे जा सके। तभी एक स्टूडेंट कहता है मास्टर हमें एक नमूना तो दिखाइए। जैसे वो पलक झपकता है कहते ही वैसे ही मास्टर उसके पास पहुंच जाता है। यह देखकर सारे बच्चे बादशाह हो जाते हैं और मास्टर की तारीफ करने लगते हैं। तभी मास्टर सभी स्टूडेंट को ट्रांसपोर्टेशन मेथड सिखाने के लिए बाहर लेके आते हैं। सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते ही रहते हैं, लेकिन इस सारे में सबसे ज़्यादा जो होशियार होती है वो तीसरी राजकुमारी और मिंग होता है। यहाँ तीसरी राजकुमारी के परफॉर्मेंस देखकर मास्टर उसे शहर की तरफ ले जाते हैं। वो एक छत पे खड़े होते हैं, तभी वो गिरने लगती है तो मास्टर यांगो राजकुमारी को पकड़ लेते हैं। और यहाँ हमें देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तीसरी राजकुमारी के दिल में मास्टर के लिए प्यार तो हो ही गया है। तभी वो मास्टर के कपड़े पर पैर भी रख देती है, जिससे मास्टर का कपड़ा नीचे से फट जाता है। अब सब आपस आ जाते हैं। तभी चौथी राजकुमारी बीजिंग से कहती है तुम मेरा कमरा जाकर साफ कर दो, लेकिन बीजिंग मना करती है। तो राजकुमारी कहती है देखो ना दीदी, ये नहीं जा रही है कपड़ा साफ करने। तीसरी राजकुमारी कहती है वो चली जाती है। यहाँ हम मिंग को देखते हैं जो बीजिंग को देख कर रहा होता है और उससे ऐसा शक्ल देख के लग रहा होता है कि वो काफ़ी उदास है। तभी हमें फ्लैश का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन बीजिंग अब गरीब हो गई है। पहले बीजिंग के डैड और मिंग के डैड दोनों मिनिस्टर थे और दोनों दोस्त थे, लेकिन किसी घटना की वजह से गू फैमिली, जो कि बीजिंग गू फैमिली से बिलोंग्स करती थी, वो फैमिली बर्बाद हो जाता है, जिस वजह से बीजिंग और उसके मम्मी और उसके एक छोटा भाई वो रोड पे आ जाते हैं। बस उसके पास कोई और काम नहीं बचता, तो अब ये वी फैमिली एडॉप्ट कर लेती है इन लोगों को और ये सर्वेंट बन जाते हैं। इसलिए वो बताती है कि तुम अगर एकेडमी में सबको बोलोगे कि हम दोनों दोस्त हैं तो तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए वो दोनों एकेडमी में अनजान बन के रहते हैं। अब अगले सीन में हम हेवनली लोक को देखते हैं, जहाँ पर किचन क्यून सबके लिए खाना बनाकर लेकर आती है, लेकिन इसका खाना कोई खाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये खाना अच्छा नहीं बनाती। भले ही किचन क्यून है, लेकिन ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाती है। हेवनली इम्प्रेसेस टाइम क्यून होती है, जिसे फ्यूचर में पता होता है कि क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि उनका बेटा ही राजा बनेगा, इसलिए वो बाहर होने वाली बात जिसमें कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड तो सन गॉड है, यानी युआन है, वो वही नेक्स्ट राजा बनेगा। खैर
अब सीन एकेडमी का दिखाया जाता है, जहाँ पर तीसरी राजकुमारी मास्टर के कपड़े को साफ कर रही होती है। अब मास्टर अपने भाई को बुलाते हैं, फियोनिक्स पे चर्चा कर रहे होते हैं कि कौन फियोनिक्स हो सकती है। तभी मास्टर को एक आवाज़ आती है जो उनकी कज़न की होती है। यहाँ पर उसकी कज़न एक बार में होती है, यहाँ कुछ खाने के सामान लाने आई होती है, लेकिन वो एक ट्रैप में फंस जाती है। जो वार ऑनर होती है वो उससे पैसे देने को दे कहती है, लेकिन उसके पास पैसे होते नहीं हैं। तो कहती है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास खूबसूरती तो है। इसलिए सभी लोग ज़बरदस्ती उसे नीचे ले आते हैं। तभी वो चिल्लाती है, और जैसे ही चिल्लाती है उसके भाई सामने आ जाता है। जैसे कि युआन सामने आता है वैसे ही किचन क्यों वहाँ से भाग जाती है और बोलती है भाई अब आप संभालो। तो युआन भी जाने लगता है, लेकिन बार ऑनर उसे रोक लेती है और कहती है ऐसे कैसे जा सकते हो, पहले पैसे दो। तो फिर बोलता है कितना पैसे हैं, तो बोलती है कि 300 सोने के सिक्के। तो युआन बोलता है ठीक है, हम एक गेम खेलते हैं, उस गेम में जो जीतेगा वो, अगर तुम जीतती हो तो मैं तुम्हें 2 गुना पैसे दूंगा, अगर मैं जीतता हूँ तो पैसे माफ़ कर दिया जाएगा। इस गेम का एक रूल होता है जिसमें एक पासा के द्वारा खेला जाता है, इसमें सबसे कम नंबर आना चाहिए, 3 पासे को लेकर सबसे कम नंबर आना चाहिए। अब सब खेलने बैठ जाते हैं, क्योंकि इसमें तो बार क्यून एक महारत हासिल की होती है, क्योंकि उसी के बार में ये सब गेम खेल रहे होते हैं। तभी सब गेम शुरू कर देता है, अपने अपने पैसा मूव करते हैं। और अब रिजल्ट्स की बारी थी। सबसे पहले बार क्यून अपना पासा दिखाती है, जिसमें तीन पासा एक एक होता है, लेकिन जब युआन दिखाता है अपना पासा तो तीनों पासा एक दूसरे पे चढ़े होते हैं, जिस वजह से सबसे कम नंबर युआन का होता है और युआन जीत जाता है। इस तरह से पैसे उसके माफ़ कर दिए जाते हैं। जब वो युआन जैसे ही बाहर निकलता है सभी लड़कियां मक्खी की तरह उसके आसपास भिनभिनाने लगती है। तो विंजी वहां से गुजर रही होती है, उसे देख लेती है। मास्टर तो बहुत सारे लड़कियों के साथ होते हैं, यह देखकर युआन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और विंजी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ किसी काम से आया था, बस भूल कर मैं कहीं गलती से यहाँ पे आ गया। युवान को शॉप में ले जाती है, क्योंकि युवान को कुछ बुक और पेन खरीदना होता है और इससे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जब युवान पेन चेक कर रहा होता है तभी उसका नज़र वीजी पे पड़ती है, जो उसके काफ़ी करीब होती है। फिर वही फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। तो इस बार युवान पूछ ही लेता है वीजी से कि तुम कहाँ की हो। तो वीजी कहती है मैं यूडू से हूँ। तो यान कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ। तो वीजी कहती है हमारा पहले घर गुचेंग था, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं है, अब हम बहुत गरीब हैं, जिसकी वजह से मेरी माँ और मेरा छोटा भाई हम सब अलग किसी गांव में रहते हैं। और इसी गरीबी की वजह से मेरी माँ एक चू फैमिली के लड़के से शादी करवाना चाहती है, जो कि काफ़ी बीमार है और पैसे वाले भी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग का जो एक आदमी होता है वो क्यून के साथ मिलकर एक बातें कर रहा होता है कि एक बार फियोनिक्स मिल जाए तो हम उस बूढ़ा किंग को मार डालेंगे और राजा मैं बन जाऊंगा और तुम मेरी रानी। मतलब कि क्यून उस लड़के आदमी के साथ मिलकर धोखा दे रही थी राजा को। खैर, अब दोनों यान यू और विंजी शॉप से बाहर मार्केट में आते हैं, जहाँ पर उन्हें एक भिखारी मिलता है जो कुछ पैसे मांगता है। तो बीजी कहती है मास्टर से मांगो, ये बहुत ही अमीर है। तो मास्टर कहते हैं जैसे नहीं, मेरे सारे पैसे तो ख़त्म हो गए हैं बुक्स और पेन लेने में। तो बीजी उसे कुछ पैसे दे देती है और कहती है मैं भी अमीर नहीं हूँ, इतने ही पैसे हैं मेरे पास। तभी वो बच्चा भिखारी बीजी के पैसे छीनकर भाग जाता है और वो लोग उसके पीछे भागते हैं। वो बच्चा अपने माँ के लाश के पास जाकर कहता है माँ अब मैं पैसे ले आया हूँ, अब मैं आपका इलाज करवा सकता हूँ आपका। लेकिन उसकी माँ तो मर चुकी थी। तभी ये देखकर वीजी और यूचुंग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। यूचुंग कहता है बीजी से चलो अब यहाँ से चलते हैं, लेकिन बीजी कहती है आप इसका इलाज कर सकते हैं, आप इसकी माँ को बचा सकते हैं। तो यून्यू मना कर देता है और कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसकी माँ पहले से ही मर चुकी है। ये कहकर वो बाहर आ जाता है। तभी वीजी कहती है, बहुत गुस्सा हो जाती है और उन पे और कहती है आप चाहते तो उसे जिंदा कर सकते थे, आपने जिंदा नहीं किया। आप जितने का ये बुक और पेन लिए हैं उतने में ये लोग तो पूरा साल चल जाता है। आप छोटे लोगों की रक्षा नहीं करना चाहते हैं, तो आप मुझे क्यों हमेशा बचाया करते हैं चौथी राजकुमारी और तीसरी राजकुमारी से, कुचल देने देते मुझे एक चींटी की तरह। तो युवांग कहता है तुम एक चींटी नहीं हो, और तुम एक चींटी भी हो तो तुम्हें गले लगाने के लिए एक पेड़ है। यहाँ पे युवान खुद के बारे में बोल रहा था, लेकिन वीजी कुछ समझ भी ही नहीं पाई।
बीजी बहुत ज़्यादा भला बुरी बोल देती है युवान को, क्योंकि बीजी ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे बचपन में जब उसका घर छीन गया था तो वो कैसे उसे अपने घर छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ा था और नौकरी करनी पड़ी थी। वो यहाँ पे सर्वेंट की नौकरी करती थी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, ऐसे सब कुछ छोटे मोटे काम सब। अब बीजी अपना कमरे में आती है तो देखती है उसका सारा कमरा तो पहले से ही साफ पड़ा है और उसके लिए एक ब्रश भी रखा था जो कि युवान रखा था। ये देखकर उसके चेहरे पे एक अलग से ही चमक आ जाती है। अब युवान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो वुड से कुछ मूर्तियाँ बना रहा था, लेकिन सारे मूर्ति को हम देखते हैं मस्त होता है, लेकिन सारे मूर्ति में कोई चेहरा ही नहीं होता है। शायद अभी तक उसके दिमाग में कोई चेहरा फिट ही नहीं हुआ है, इसलिए तो अभी तक उसके सारे मूर्ति में कोई चेहरा नहीं है। यहाँ पे हम तीसरी राजकुमारी को देखते हैं जो युवान के कपड़े पर कुछ डिजाइन बना रही होती है। यहाँ बीजी के घर पर छानबीन के लिए युवान अपने भाई को भेजा होता है, लेकिन उससे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। अब हम बीजी को माँ को देखते हैं जो मिनिस्टर चू के पास आई होती है। दरअसल चू के बेटे से ही वो शादी बीजी के करवाना चाह रही थी जी। अब वो बीजी के लिए बात करती है शादी के लिए और कहती है जल्दी से जल्दी शादी करवा दे, और उसकी माँ काफ़ी उदास भी लग रही थी ये बोलते हुए। अब हम तीसरी राजकुमारी को देखते हैं जो यानियों के रूम के सामने खड़ी होती है और दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन दरवाज़ा नॉक करने के बाद कोई नहीं आता तो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पाता है। तभी पीछे से विजी आती है और कपड़े लेकर अंदर चली जाती है। यह देखकर राजकुमारी हैरान हो जाती है, इसके दरवाज़ा कैसे खुल गया, लेकिन मैं तो खोल पा रही थी, खुल ही नहीं रहा था। इसके जाने के बाद वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। अंदर जब देखती है तो युवान मूर्ति बना रहा होता है। विजी कहती है मैं पानी लाई हूँ फुट मसाज के लिए और आपके कपड़े भी। युवान कहता है जब तुम नहीं धोई कपड़े तो लेकर क्यों आई हो? तो विजी कहती है मैं वी फैमिली की सर्वेंट हूँ तो मेरा यह काम है। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यान्यू जब देखता है कि उसके कपड़े पे कुछ डिज़ाइन बना है तो वो डिज़ाइन इरेज कर देता है। अगले दिन जब क्लास ले रहे थे तो यान्यू तो तीसरी राजकुमारी उसके कपड़े पे डिज़ाइन बना नहीं देखती है तो उसे विजी पे डाउट होता है। आज की क्लास भी टेलीपोर्टेशन की क्लास थी जहाँ पर वो एक बर्ड को फ्लाई करवाते और उस बर्ड को टेलीपोर्ट करके पकड़ना था। सबसे पहले तीसरी राजकुमारी जाती है क्योंकि वो ना युवान को इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती है, जो बड़े आराम से उस फ्लाइंग बर्ड को पकड़ लेती है और उसी वक्त वो मास्टर के करीब भी आ चुकी थी। फिर नेक्स्ट मिंगा आता है, वो भी थोड़ी सी मुश्किल से लेकिन पकड़ ही लेता है। बाकी के बच्चे तो काफ़ी हरकतें करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे छत पे चले जाते हैं, छत पे गिर जाते हैं, कुछ क्लास की खिड़कियां तोड़ देते, इवन कुछ पानी में भी गिर जाते हैं। अब लास्ट में बीजी बच जाती है। मास्टर देखते हैं कि बीजी को तो ट्रांसपोर्टेशन आता ही नहीं है, इसलिए वो क्लास यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और बीजी को अपने साथ अंदर बुलाते हैं। जब बीजी अंदर जाती है तो मास्टर बोलते हैं मुझे ट्रांसपोर्टेशन कर कर दिखाओ। बेचारी बार बार प्रैक्टिस करती है लेकिन कुछ नहीं होता है, इसलिए उससे मास्टर एक बुक देते हैं और कहते हैं तुम इससे प्रैक्टिस करो, और उसे ट्रांसपोर्ट करके एक पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई पे ले जाते हैं और बोलते हैं बस अब खुद से प्रैक्टिस कर कर खुद नीचे आ जाना। ये चौथी राजकुमारी आती है और उसकी बुक गिरा देती है। तभी सारे बच्चे भी आ जाते हैं और उसे देखकर हैरान हो जाते कि इतनी ऊपर कैसे चली गई। तो चौथी राजकुमारी बताती है मास्टर ने इसे सजा दी है। तीसरी राजकुमारी उसके पास जाकर उसे बुक देती है और कहती है मैं तुम्हें नीचे तो नहीं ले जा सकती, लेकिन मास्टर ने तुम्हें यहाँ पे रखा है तो किसी वजह से रखा होगा और तुम्हारे लिए ही रखे हैं, और सभी को जाने के लिए कहती है और ख़ुद भी चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस मोटा लड़का पर डिनोम किंग हावी हो जाते हैं और उसे मास्टर के कमरे में चला जाता है। अपनी क्लास के बारे में, पढ़ाई के बारे में पूछता है। फिर वो मास्टर को रिश्वत देता है, कहता है मास्टर आप मेरा रैंक ऊपर कर देना, जिस पे मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा रैंक स्टडी से और मेहनत से होगा, न कि पैसे से। मोटा लड़का कहता है मास्टर कैसी बातें करते हो, पैसे तो सबके लिए ज़रूरी होता है, तीनों लोग में ऐसा कौन है जिसे पैसे नहीं चाहिए होगा। मास्टर उसे बार बार मना करने लगते हैं। तभी मोटा लड़का पर डिनोम किंग और भी ज़्यादा भारी होने लगता है। फिर एक भयानक सी आवाज़ में मोटा लड़का कहता है कौन हो तुमने कहाँ से पढ़ाई की हो,
ऐसी आवाज़ से मास्टर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है। तभी मास्टर को पता चल जाता है ये लड़का डिमॉन के चपेट में है और डिमॉन को बाहर निकाल देते हैं और वो लड़का बेहोश हो जाता है। फिर वो मास्टर डिमॉन लाइट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन यहाँ पेड़ पर परे वेजी चिल्लाती है तो योंजू उसके पास चल जाने लगता है। तभी वो पेड़ से गिरने लगती है। गिरने वक्त तो वो डिमॉन लाइट उस पर हावी होने ही वाला था, तभी यान्यू आकर उसे पकड़ लेता है। यान्यू काफ़ी करीब था बीजी से। यह देखकर तीसरी राजकुमारी देख लेती है। अब जब नीचे आते हैं तो यान्यू बीजी से पूछता है, कैसी हो तुम, ठीक तो हो? और बिना न देखे ताओ बीजी यान्यू पे थप्पड़ उठा देती है। यह देखकर यान्यू और छुपी हुई तीसरी राजकुमारी काफ़ी हैरान हो जाती है। बीजी को गुस्सा आता है और बोलती है, अगर मैं मर जाती तो तुम लोग जिसके पास इमोर्टलिटी है वो कुछ भी कर सकता है क्या? किसी के भी जान ले सकता है। अगर मैं मर जाती तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? एक्चुअली वो इसलिए ऐसा की थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। अब हम यान्यू को कमरे में आने हुए देखते जो काफ़ी उदास होकर आए जा रहा था। तभी देखते हैं कि उसका भाई भी आया हुआ है और उसका भाई उसकी बनाए हुए मूर्ति को देखता है। तभी उसका भाई पूछता है कि भाई आपने तो इतनी सारी मूर्ति बना रखी है, लेकिन किसी मूर्ति का चेहरा क्यों नहीं बना रखा? यान्यू उस सवाल का जवाब न देकर पूछता है, क्या हुआ बीजी के घर में, कुछ मिला? तो भाई बोलता है, कुछ खास नहीं, बस ये तो पक्का है कि वो एक मॉर्टल है, इमोर्टलिटी उसमें है ही नहीं। तब यान्यू का भाई यान्यू के गाल को लाल देखकर मजाक बनाने लगता है और कहता है, किसने मारा भाई को? तो यान्यू शर्माते हुए कहता है, तीनों लोक में ऐसा कौन है जो मुझे मार सकता है? अब नेक्स्ट सीन में हम नया कैरेक्टर को देखते हैं जो डिमॉन लोक का वुल्फ प्रिंस ओया होता है। उसे फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वो फ्लावर्स को हमेशा तोड़ता रहता है। वो यहाँ पे फ्लावर को स्मेल करके उसकी तारीफ ही कर रहा होता है। तभी उल्फ ट्राइब की प्रिंसेस आ जाती है। इन दोनों का बचपन में ही शादी फिक्स हो गया था। उल्फ प्रिंसेस लांसू तो काफ़ी प्यार करती तो ओया से, लेकिन बेचारा ओया काफ़ी कंफ्यूज दिखता है। लांसू यहाँ पर उसे धमकाने आई होती है कि अगर तुम मेरे सिवा किसी और को देखा तो काट डालूंगी। खैर, अब नेक्स्ट क्लास होती है जहाँ पे मास्टर सिखाते हैं कि टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, मतलब कुछ ना हो जिससे हम कुछ क्रिएट कर सके। सभी प्रैक्टिस करते हैं, सबके हाथ में कुछ ना कुछ तो आता है, लेकिन तभी तीसरी राजकुमारी के हाथ में ऐसा चीज़ आता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। वो सीन क्या था मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिसके लिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।